हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज लेके आया हूँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज हमारा जो चैप्टर से कवर किया गया है क्वेश्चन, डीसी जनित्र से क्वेश्चन आपको कवर किया गया है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली, तीसरे नंबर की वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको 2 वीडियो पहले ही कंप्लीट करा दी गई है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से कह रहा है क्वेश्चन कि 4 ध्रुवों वाला डीसी जनित्र 1800 आरपीएम पर चल रहा है, आर्मेचर में धारा की आवृत्ति है। तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद जो भी आंसर आएगा ऑप्शन में देख लेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है पी, पोल की संख्या कितना दिया गया है, तो ये आपका 4 ध्रुव दिया गया है, तो हम पी बराबर लिखेंगे 4। और दोस्तों क्या दिया गया, 1800 आरपीएम दिया गया है, ये हमारा चाल दिया गया है, तो एनएस बराबर हो जाएगा, इसको हम एनएस से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1800 आरपीएम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, तो आर्मेचर में धारा की आवृत्ति, अर्थात यहाँ पर आपसे एफ का मान पूछ रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एफ का मान निकालने के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जो आपका सूत्र होता है एन एस बराबर 120 एफ अपान पी होता है, जिसमें दोस्तों हमको पी का भी मान मालूम है, एन एस का भी मान मालूम है, हमको एफ का मान निकालना है। तो एफ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एफ को बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एफ बराबर एन एस पी अपान 120। अब दोस्तों हम एन एस का मान रखते हैं, तो एन एस का मान कितना है, 1800 आरपीएम है। और पी का मान कितना है, तो पी का मान 4 है, 4 ध्रुव दिया गया है, और बटे 120 कर देंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसको हम कटा देते हैं, जो भी कटने लायक है, और इसको हम जब गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो आपका आ जाएगा 60 हाटा आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है सही। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है 60, इसमें से कोई भी नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट मारेंगे कि इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में खाली स्थान है, क्या होता है दोस्तों, क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, या बाह्य क्षेत्र वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, या सी ऑप्शन दिया गया है बाह्य कुंडली प्रयोग की जाती है, या डी ऑप्शन दिया गया है क्षेत्र कुंडली स्वयं उत्पादित होती है। तो दोस्तों देखिए, एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, और प्रत्येक उत्तेजित जनरेटर की क्षेत्र कुंडली को किसी बाह्य डीसी स्रोत से आपका उत्तेजित किया जाता है। जहां कम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता हो, वहाँ पर हम क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कि क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी से में क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतिरिक्त ब्रश तनाव से क्या होता है, मशीन का वेग कम हो जाएगा, या निर्गम वोल्टता कम हो जाएगी, या आगे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि निर्गम वोल्टता बढ़ जाएगी, या दिक् परिवर्तक अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जब एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि अतिरिक्त ब्रश तनाव से दिक् परिवर्तक भी अतिरिक्त होगा और सतह क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिक् परिवर्तक अतिरिक्त होगा और सतह क्या होगा, घिस जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, इसके जो ब्रश होते हैं किसके बने होते हैं। देखिए, ये जो आपका ब्रश होता है ये कार्बन के बने होते हैं, और इसका कार्य क्या होता है, तो ब्रशों का कार्य होता है कुंडलों को समांतर परिपथ में भेजना। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अगर एक डीसी के सप्लाई टर्मिनल को वापस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एक डीसी मोटर को सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, उस समय दोस्तों क्या होगा कि जो चक्रण की दिशा है वो आपकी अपरिवर्तित हो जाएगी, अर्थात डीसी मोटर
कि आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल किसी एक को बदल कर एक साथ परिवर्तित करने पर जनरेटर पहले की अवस्था में ही चलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है, इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? आर्क जो वेल्डिंग होता है उसमें कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, आर्क वेल्डिंग में डीसी कंपाउंड विभेदी जनरेटर प्रयोग किया जाता है और ये जो जनरेटर होता है शंट तथा श्रेणी जनरेटरों का संयुक्त एक रूप होता है, अर्थात ये दोनों का मिक्सिंग होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाता है डीसी कंपाउंड में कंपाउंड मोटर। दोस्तों आपने जब वहाँ पर संज्ञा पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो उसमें आपका जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो वर्ड से बना हुआ शब्द जो होता है आपका कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसको आप भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डीसी कंपाउंड मोटर होता है, अर्थात आपका शंट भी रहेगा और सीरीज भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम मारेंगे सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन ट्रिपल लेग लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान होता है, इसका यहाँ पर मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रिपल लेग लैप वाइंडिंग है इसमें कम्यूटेटर जो पिच होता है जिसको हम YC से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं उसका मान 3 होता है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया गया ऑप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा दिया गया सी वाला, तो सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है क्वेश्चन यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को कहते हैं, इस वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कॉइल के सिरों को कह रहा है, देखिए कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सिगामेंट पर जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका कॉइल कनेक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच को दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को कहते हैं लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग या रिंग वाइंडिंग या आयताकार वाइंडिंग। तो दोस्तों यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर के बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इसे हम वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहते हैं। और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। और यदि आप इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं डेली तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अर्थात सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वेव वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है क्वेश्चन कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सिगामेंट पर जोड़ने की जो प्रक्रिया को कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया इसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसको हम बोलते हैं क्या? कॉइल कनेक्शन, अर्थात कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सिगामेंट पे जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम कॉइल कनेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए होता है, अर्थात ये किस कार्य के लिए यहाँ पर किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है इसका उपयोग विद्युत प्रकार के लिए किया जाता है और विद्युत आर्क वेल्डिंग के लिए, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर तथा विद्युत ट्रैक्शन के लिए, सीरीज और बैटरी चार्ज के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया ये हमारा डी करेक्ट हो जाता है प्रकाश के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा लाइटिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए छोटा ही हो जाएगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आप देख के घबराइए मत। क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सूत्र फाई प्रति ध्रुव और औसतन चुंबकीय फ्लक्स जेड और चालकों की संख्या एन और आरपीएन में घूर्णन की वेग पी और ध्रुव की संख्या ए समांतर पथों की संख्या है। तो यहाँ पर इससे संबंधित सूत्र पूछ रहा है कि ये सूत्र आपका क्या बनेगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सूत्र बनता है, यदि आपका यहाँ पर दे दिया गया है आर्मेचर के भ्रमीकरणों की संख्या प्रति मिनट एन और आर्मेचर की भ्रमीकरण संख्या जो आपका एन दिया गया है, तो इसका जो सूत्र क्रिएट होता है वो आपका होता है यहाँ पर जो आपका दिया गया है इसमें से आपका सूत्र ए क्रिएट होता है, अर्थात ई बराबर 5ZN/60 गुणे P/A वोल्ट में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा जनित्र सभी लोड पर स्थिर बोलता देता है। यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं जनित्र, जैसे अस्तर कंपाउंड जनित्र, संचयी कंपाउंड जनित्र, अंतरी कंपाउंड जनित्र या श्रृंखला जनित्र। तो दोस्तों देखिए, जो आपका लेवल कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है, ये सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है और ओवर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज लोड बढ़ाने में बढ़ाता है और अंडर जो आपका कंपाउंड जनरेटर होता है ये आपका लोड बढ़ाने से वोल्टता घटाता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि जो वोल्टता देता है, तो यहाँ पर जो देने वाला है वो आपका अस्तर कंपाउंड जनित्र होता है अर्थात लेवल कंपाउंड जनरेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी आर्मेचर लपेटन खाली स्थान कोटियों का होता है। लैप लिपेटन और विभाजित या संकेंद्रण और विभाजित, या यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया हीरा और संकेंद्रण और डी ऑप्शन दिया गया लैप और तरंग। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है वो आपका कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए पहले तो यहाँ पर समझ लीजिए, जो आपका डीसी आर्मेचर वाइंडिंग होता है ये आपका लैप तथा दो प्रकार की होती है, एक आपका लैप होता है और ये आपका एक वेव होता है। और लैप वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लैप वाइंडिंग में धारा का मान उच्च तथा वोल्टेज का मान निम्न होता है, अर्थात इसका मान होता है ए बराबर पी, आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे अंतर होता है। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में धारा का मान निम्न तथा वोल्टेज का मान उच्च होता है, तो इसको हम ए बराबर 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी और लैप और तरंग अर्थात लैब और वेव। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी कोष्ठिक जनरेटर में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है या घटती है या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, डीसी जो सीरीज मोटर होता है, इसमें डीसी सीरीज मोटर के लिए जो आपका सूत्र होता है ये आपका आई बराबर आई एफ बराबर होता है आई एस सी बराबर आई ए होता है, क्योंकि दोस्तों तीनों सीरीज में जुड़े रहते हैं और इसमें क्या होता है, धारा भी समान होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है कि घटती है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो सूत्र होता है V बराबर ई बी माइनस आई ए आर ए, जिसमें आपका ई बी जनरेटेड वोल्टेज होता है और V आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है और आई ए आर्मेचर करंट होता है। और ये जो आपका सूत्र होता है V बराबर ई बी माइनस आई ए और आर ए, इससे हमको ये ज्ञात होता है कि इस फार्मूला से कि यदि लोड करंट बढ़ेगी तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भार संतृप्त विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती है। ई एंड आई एफ या भी एंड आई एफ या भी एंड आई ए या नॉन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि डीसी जनरेटर में लोड सेंचुरल एक बी और आई एफ के बीच जो संबंध बनाता है और फ्लक्स प्रतिध्रुव जो तथा एम्पियर परिवर्तन प्रतिध्रुव में फल संबंध जो आपका होता है ये प्रदर्शित करने वाला चुंबकीय संतृप्त वक्र कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, बी और आई एफ। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में लौ हानियों के अंतर्गत निम्नलिखित आती है। लौ हानियों के अंतर्गत कौन सी आपकी आती है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में ऑप्शन ही आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैं आपको सीधा बता देता हूँ। देखिए, डीसी जनरेटर में जो लौ हानियों के अंतर्गत वो आपका आता है, कौन सा आता है, ये आपका डीसी जनरेटर के लिए लौ हानि बराबर होता है हिस्टैरिसीस हानि प्लस भंवर धारा हानि। और हिस्टैरिसीस हानि का भी अलग सूत्र होता है और भंवर धारा का भी हानि का भी सूत्र अलग होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग डेली क्लास करते होंगे उनको पता ही होगा। जो हिस्टैरिसीस हानि का सूत्र होता है वो आपका के एच बराबर बी मैक्स के घाते 1.6 एफ भी होता है। और भंवर धारा का जो हानि होता है के ई बराबर बी स्क्वायर मैक्स एफ स्क्वायर भी टी स्क्वायर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहा है क्वेश्चन, क्रेन और हाइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। क्रेन और हाइस्ट के लिए पूछ रहा है, इसके लिए कौन सी यहाँ पर मोटर की प्राथमिकता दी जाती है।
तो देखिए दोस्तों, क्रेन और जो हाइस्ट होता है इसके लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इसका स्टार्टिंग जो टार्क होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और शंट मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर गति आवश्यकता होती है। तो इसमें आप शंट मोटर को भी ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर अर्थात संचयी कंपाउंड मोटर। सॉरी, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेन के लिए यहाँ पर श्रेणी मोटर होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्थिर वोल्टेज रेगुलेटर में होती है। क्या होती है दोस्तों? देखिए, जो आपका स्थिर वोल्टेज जनरेटर होता है इसमें क्या होती है, कांस्टेंट जो वोल्टेज जनरेटर में लो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। क्योंकि दोस्तों यदि हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होने से जो आपका लॉसेस होता है ये आपका अधिक होता है, जिसके कारण जो जनरेटर में कांस्टेंट वोल्टेज होता है ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, अर्थात लो इंटरनल रेजिस्टेंस अर्थात निम्न आंतरिक प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कह रहा है क्वेश्चन डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडलियाँ आमतौर पर निम्नलिखित की बनाई जाती है, माइका की या कापर की या ढलवा लोहा की या कार्बन की, ये किसकी बनाई जाती है? तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका डीसी जनरेटर होता है इसमें आपका जो फील्ड कॉइल होता है ये आपकी कापर की बनाई जाती है, ठीक है। और ये माइका का प्रयोग जो होता है, जिसमें आपका ऑप्शन दिया गया पहला ये माइका, तो इसका यदि हम बात करें तो इसका कम्यूटेटर बनाने में किया जाता है। और यहाँ पर जो ढलवा लोहा दिया गया सी वाला, इसमें का जो प्रयोग होता है ये योक बनाने के लिए होता है। और यहाँ पर जो कार्बन दिया गया है ये कार्बन का जो प्रयोग होता है ये आपका ब्रश बनाने में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हम मारेंगे कि कापर का प्रयोग क्या होता है, कहाँ होता है, तो ये कुंडलियाँ आमतौर पर यहाँ पर बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है क्वेश्चन डीसी जनरेटर में ध्रुव लोड को से ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा संबंध आबद्ध होते रहते हैं, रिवेट या शंकुशात पेच या वेंजिंग या वेल्डिंग। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आपका क्वेश्चन है यूपी पीसीएल में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर देख लीजिए। डीसी जो जनरेटर होता है इसमें ध्रुव जो क्रोड होते हैं ये आपका ध्रुव सु अर्थात काउंटर जो आपका सन का स्यूर होता है इससे आपका आबद्ध रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे। कह रहा है क्वेश्चन लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो आपका लैप वाइंडिंग होता है इसमें आपका लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ जो ब्रशेस होते हैं ये आपका इक्वल टू आपका सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। अर्थात मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसमें आपका जो ब्रशेस होते हैं ये आपके नंबर के बराबर होता है, अर्थात संख्या के बराबर होते हैं, अर्थात ए बराबर पी होते हैं। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, तो इसमें ब्रशों की संख्या 2 होती है, अर्थात ए बराबर इसको हम 2 में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको इतना ही क्वेश्चन कवर किया था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।